हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं थोड़ी शेयर दी रौनक, थोड़ी ही सिटी दी रौनक रुबीना थोड़ी कूल। एंड एज ऑलवेज जिਵੇਂ रेडियो सिटी हर बार कोई एक्सपर्ट लेके आंदा है। टुडे आल्सो आई हैव विद मी डॉक्टर सुनीत अग्रवाल, जो कि आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट है एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर एचपी ऑर्थो केयर हॉस्पिटल जलंधर से है। सो ये आज हमारे साथ आए हैं आपको गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ऑन नी आर्थराइटिस। सो वेलकम टू रेडियो सिटी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सर, जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि क्या होता है ताकि मुझे भी चीजें समझ आनी शुरू हो। तो मुझे पता लगा कि आपने एमएस के बाद जो स्किल्स एक्वायर की है, जो एडवांस्ड ट्रेनिंग ली है, वो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर से ली है। सो सर, वो जो आपके इंटरनेशनली मास्टर्ड स्किल्स हैं, वो लोकलाइट्स को कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। जो टेक्निक्स जो आती हैं, सबसे पहले आप यू नो कि पहले यूएस या मतलब यूरोप में कहीं ना कहीं आती है। देन इट रीचेस बॉम्बे, देन दिल्ली, देन टू आवर बाहर हमारे पास आती है। तो इट इज बेटर कि आप सीधा ही बाहर से सीख के आगे वो सारी चीजें आप यहीं पे लोकली आप दें, तो एक बहुत अच्छा लोगों को मिल जाता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, एक आपके स्किल को शार्पन योर स्किल के आपको माइनर माइनर थिंग्स जो ऐड अप करके आपका स्किल इतना बेटर हो जाता है कि आपको पेशेंट्स आर ऑब्वियसली बेनिफिटेड फ्रॉम इट, मतलब उनको बहुत फायदा होता है लोगों को उससे। तो यही एक रीजन है कि वहां से इतने ज्यादा कंट्रीज घूमने का और वहां से स्किल एक्वायर करने का, और सभी जगह से मतलब कुछ ना कुछ सीखा है मैंने। और इट हैज मतलब रियली हेल्प के मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है जो इतने स्किल सीखने का। अगर हर चीज में, हर सर्जरी में, चाहे रिप्लेसमेंट है, चाहे हिप रिप्लेसमेंट है, वट एवर, मतलब वो हमेशा चीज का बेनिफिट ही हुआ है बाहर से कुछ ना कुछ। और ऑब्वियसली किसी ने कहा है कि नॉलेज चाहे किसी तरह की हो, इट इज ऑलवेज गुड। Thank you so much for sharing such inspiring and interesting aspects about you. So let's proceed towards today's topic and talk about arthritis in detail. बिल्कुल ठीक। आर्थराइटिस ही एक ऐसी बीमारी है जो मुझे लगता है कि शुगर और उससे ज्यादा फैल रही है। और इट इज ए स्लो टाइप जो मतलब क्रॉनिकली ओल्ड एज में होता है, तो वो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ घिसने को आर्थराइटिस बोलते हैं, चाहे वेर एंड टीयर से है, चाहे शुगर से है। देयर मोर देन 100 से ज्यादा तरह के आर्थराइटिस है। बट मोस्ट जो कॉमन आम तौर पे जो होता है वो उम्र के हिसाब या ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि घुटने में, मोढे में या जोड़ों में हो सकता है। सो दैट इज मोस्ट कॉमनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है। नीज का इसलिए ज्यादा कॉमन हुआ क्योंकि वो पेनफुल ज्यादा होता है, वो वेट बेरिंग, यानी वजन आता है नीज पे या घुटनों पे, तो इसलिए नी का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा गया है अपने ऑर्थोपेडिक्स। जी, जैसे आपने हमें गाइड किया एंड बताया कि आर्थराइटिस क्या है एंड कौन सा कॉमन टाइप वाला आर्थराइटिस है, मैं इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि आर्थराइटिस ऑन अ होल अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कितना कॉमन है? कोई परसेंटेज अगर आपके पास है या कुछ ऐसा? मैम, इट इज वेरी कॉमन। मतलब आप मानोगे नहीं कि हर तीसरा पेशेंट को आर्थराइटिस है या लो बैक है। तो अगर आप परसेंटेज में बात करें तो 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम इट। मतलब 14% लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस है। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, उसमें से 40 के ऊपर तकरीबन जो आर्थराइटिस होता है, वियर एंड टियर, जो हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसको 14% लोग इस ऑस्टियो आर्थराइटिस से मतलब बीमार हैं। समझिए, इसको बहुत ज्यादा अमाउंट है ये बीमारी का। जी। सो डॉक्टर सुनीत जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जेंडर है या एज या लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर आप प्लीज बता सके। मैम, आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर ज्यादा कर दिया है कि रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली फीमेल्स में ज्यादा होता है। उसकी सिंपल वजह है कि फीमेल्स में एक तो बोन्स वीक हो जाती हैं, चाहे मीनोपॉज या जब पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद बोन्स वीक होने लगती हैं ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। सेकेंडली, उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि उनकी हड्डियां जल्दी वीक होती हैं, तो दे आर उनको ज्यादा होने के चांसेस, ऑस्टियो आर्थराइटिस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, एज, जैसे ही 40 से ऊपर आपने जाना है, 40 से ऊपर एज उम्र बढ़ती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, घिसना और रगड़ खा के घिसना, इसके चांसेस बढ़ते जाएंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं।
जेंडर, एज, उसके बाद ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो आप समझ सकते हो कि अब एक पतला बंदा है और एक मोटा बंदा है, तो मोटे बंदे को घुटने पे वजन आने से घिसने के चांसेस और ज्यादा होंगे। लाइफस्टाइल डेफिनेटली, आपके दिमाग में ये होगा कि जो बंदे ज्यादा काम करते हैं उनके घिसने होंगे। ये उल्टा है, जिनका सेडेंट्री यानी कि जो बैठे रहते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली उनकी हड्डियां वीक होती हैं तो उनको ज्यादा घिसने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए डाइटरी पैटर्न भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसकी वजह से घुटने और जोड़ जल्दी घिसते हैं। वो हम किस डिटेल में, उसके लिए पूरा एक चैप्टर है, उसमें 1 घंटा इसी में लग जाएगा। बट फास्ट फूड मोस्ट कॉमनली, जेंडर, एज, ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, जेनेटिक चांसेस कम होते हैं कि आपकी मदर को है तो आपको भी होगा, या आपके फादर को है तो आपको भी होगा, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा प्ले रोल करते हैं। ऑलराइट तो सर, क्या इनका चीजों का ही आपको ध्यान रखना वेरी वेल, वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन एंड आई लव स्पेसिफिकली जब आपने कहा है कि उल्टा चलता है, अगर हम ज्यादा बैठते हैं तो ज्यादा घुटने है। हमारे बीमार घिस हो। या तब ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो प्रोसीडिंग सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे हल्का हल्का कोल्ड कॉफ भी होता है तो गले में दर्द जो है वो हमें बता देता है कि आने वाला है, कॉफिंग होने वाली है या फीवर आने वाला है। तो क्या आर्थराइटिस के साथ रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स है, या मैं पूछूं अगर स्पेसिफिकली पहला सिम्टम क्या है जिससे पता लगता है कि ऑल राइट, नाउ इज द टाइम, अब डॉक्टर के पास जाना है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस, आप मोस्ट कॉमनली अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपको दर्द हो रहा था, आपके पास डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको आर्थराइटिस है। कुछ लोगों ने आपको ये बोला होगा कि आपका गैप कम हो गया, कुछ ने ये बोला होगा कि आपकी ग्रीस कम हो गया। इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि आपको आर्थराइटिस शुरू हो गया है। अब आर्थराइटिस शुरू हो गया है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट इज इट इज बाउंड टू हैपन, किसी का अर्ली किसी का लेट, और एक स्टेज में होना ही है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। पहली 3 स्टेजेस यूजुअली हम लोग आम तौर पे दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेजेबल है। और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 जो कि बहुत सीवियर और बहुत ज्यादा है, वो डिले हो सकता है। तो पहली 3 स्टेजेस में या तो दवाई से, एक्सरसाइज हम लोग साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, ये सब मिनिमम आपने 150 मिनट्स फॉर विद इन अ वीक आपने करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ज्यादा चलूंगा तो मेरे घुटने और घिस जाएंगे। आप साइकिलिंग कीजिए, आप चलिए, एक शेड्यूल है। आपने जंपिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ज्यादा एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। ये एक सिंपल मेथड है जो आपको फॉलो करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेज 4 अगर आपका नी आ गया है, ग्रेड 4 आर्थराइटिस, में आपको एक मॉडल दिखाना चाहूंगा जिसमें कि दिस इज नॉर्मल, ये वाला नी नॉर्मल है, बिल्कुल कार्टिलेज ओके है। दिस इज स्लाइटली, इट इज स्लाइटली डैमेज, दिस इज ऑलमोस्ट 1 और 2 स्टेज में है। दिस इज कम्प्लीटली डैमेज, जिसमें हाइलैंड कार्टिलेज पूरा डैमेज हो चुका है। तो इस स्टेज में, ये स्टेज 4 में, जब आपका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है और आपका नीज बैड टू वर्स यानी कि चलने में, यानी आपको बहुत पेन है, उसमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। सो ये डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस हो गया तो सभी का नी रिप्लेस होना है या सभी को दवाई से चलना है। अलग स्टेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया है, और पैनिक नहीं करना, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कम करना है, वेट कम करना है, ये सब चीजें करना राइट। मेरा जो अगला सवाल था वो ये था कि क्या आर्थराइटिस बिना सर्जरी के ट्रीट हो सकता है? आई थिंक आपने उसको बहुत खूबसूरती से, बहुत आराम से, स्मूथली एंड स्विफ्टली ऑलरेडी बता दिया है कि इन केस अगर पहली 3 स्टेजेस हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशंस के साथ ठीक कर सकते हैं। हाँ, स्टेज 4 में आपको जरूरत पड़ेगी सर्जरी की। सो सर, मैं आपसे इस टाइम ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी जो बॉडी है वो कुछ सिग्नल्स देती है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि नहीं, अभी तो मतलब सर्जरी नेसेसरी है, करना ही करना पैना है, सर्जरी तो मतलब लेनी ही पैनी है? है। मैडम, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है कि सर्जरी कब करनी है। हम्म। ये सॉर्ट ऑफ एक इलेक्टिव सर्जरी है, यानी इसमें इमरजेंसी नहीं होती ज्यादातर। इलेक्टिव सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट। और इसमें पेशेंट डिपेंडेंट फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्सरे में आपको डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये स्टेज 4 है, अब इस घुटने बदलने की जरूरत है। बट पेशेंट का अगर डेली का काम सफर कर रहा है, रात को भी दर्द होता है, रात को भी शी कैन नॉट है और ही कैन नॉट स्लीप, और उसको चलने में 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं चलूं कि ना चलूं, और उसके घुटने बिल्कुल जाम हो चुके हैं या टेढ़े हो चुके हैं, ऐसे केसेस को डेफिनेट 100% इंडिकेशन है सर्जरी की। और जो जो पेशेंट्स दे स्टिल थिंक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ओके, वो चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, वो डिले कर सकते हैं सर्जरी को। बट अगर बैठे बैठे रात को स्टिफनेस, जॉइंट पेन और अड़ गया, ये सब चीजें बार बार हो रही हैं, तो उनको डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत है। जी सर।
सर अब सर्जरी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा प्लीज हमें इन डिटेल या थोड़ी सी इंसाइट्स बता दें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी कैसे जाती है, क्योंकि सर्जरी टर्म जब यूज हो जाती है ना तो बंदा वैसे ही पैनिक हो जाता है, वो सर्जरी है जी पता नहीं क्या है। तो हाउ इज दिस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डन? सर्जरी मतलब आजकल बहुत ही सिंपल और बहुत ही हाईटेक हो गई है एज कम्पेयर टू आज से 20 साल देखें। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आजकल रोबोटिक जो आ गई है मच 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 बेटर होती जा रही है। तो हम लोग भी अब रोबोटिक कर रहे हैं। बट अदरवाइज इन जनरल जो सर्जरी में क्या करते हैं, जो हिस्सा खराब हुआ मैंने आपको दिखाया था कि ये डैमेज हो चुका है पार्ट, नीज का कार्टिलेज का डैमेज हो चुका है। बेसिकली क्या है, इस डैमेज पार्ट को निकाल के इस पे एक कैप फिक्स कर देना है, सॉर्ट ऑफ एक नी कैप की तरह। इसी तरह नीचे वाली बोन पे दो बोन्स को पार्ट बनते हैं, तो दैट बिकम्स नी रिप्लेसमेंट। तो इट इज सॉर्ट ऑफ रीसर्फेसिंग। रीसर्फेसिंग का मतलब है एक सरफेस, एक तय जो खराब हो गया था उसको परत की तरह निकाल के उसके ऊपर एक नया कैप फिक्स कर दिया। तो दैट वो एक नया रिप्लेसमेंट हो गया। अब कैसे किया है, रोबोट से किया है, नॉन रोबोटिक किया है, कौन सी कंपनी का किया है, ये सब मटेरियल है, बट बेसिकली सर्जरी यही, जी वर्ल्ड ओवर सर्जरी यही, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। सर अब अगर सर्जरी हो जाती है तो क्या सर्जरी के बाद एक जो पेशेंट है आर्थराइटिस का उसको बेनिफिट्स नजर आएंगे? अगर हाँ जी तो वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं? मैडम 100% नजर आएंगे। ये जरूर हो सकता है कि मतलब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जिनके बोन स्टॉक यानी कि हड्डी में ताकत होती है, जी वो थोड़ा जल्दी चलेंगे, कुछ लोग थोड़ा लेट चलेंगे। इट डिपेंड्स, मल्टी मल्टी फैक्टोरियल चीजें ऐड होती हैं, बट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव होगी। जी मतलब जो पहले दर्द था वो जरूर चला जाएगा। कुछ लोग इतनी डिलेड सर्जरी कराते हैं कि उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसमें क्या होता है कि पूरी बैक में से लेके लेग तक पेन जा रहा है। जब वो घर वाले बिल्कुल परेशान हो तब लेके आते हैं, तब सर्जरी करा रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा प्रिंसिपल रहता है लोगों का। तो वो उन लोगों में थोड़ा सा पूरा ठीक होने में डिले हो जरूर हो सकता है, बट अदरवाइज वो भी ठीक हो। क्योंकि आपने मतलब हम लोग जैसे सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझाएं कि गाड़ी का पुर्जा खराब हुआ और गाड़ी का पुर्जा चेंज कर दिया और पुर्जा अच्छा चेंज किया है तो 100% चलेगा ही चलेगा। तो इसी तरह हमारा समझाने का तरीका यही है। वंस इट इज डन, यू आर बाउंड टू गेट रिलीव अनटिल अनलेस समथिंग रॉन्ग इज विद योर बोन। आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, अदरवाइज ये सब ठीक होते ही होते हैं। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट सर। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरीके से आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें बताया आर्थराइटिस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, अब आ गया है टाइम आपसे आपका गोल्डन मैसेज लेने का। हाउ वुड यू कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन? हाउ वुड यू टेल द ऑडियंस, ऑल द लिसनर्स, ऑल द व्यूअर्स, अब आर्थराइटिस से बचना है तो क्या करें, या गोल्डन मैसेज, गोल्डन वर्ड्स आपके क्या होंगे डॉक्टर सुनील? मैडम मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो मेरा एक सारांश में एक सलाह है कि स्वस्थ खाएं और मस्त रहें। दोनों चीजें जो हैं अगर आपकी सही होगी, आप इफ यू ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड जो आपकी नानी दादी बताती थी आज से 100 साल पहले, जो कहते थे देसी घी खाओ, और और वो चीजें सब वापस आ गई हैं। हल्दी खाओ, देसी घी घी खाओ, जो नट्स हमारे पास हैं वो खाओ। मतलब ये सब चीजें हेल्दी जो फूड्स हैं, ये फास्ट फूड आप छोड़िए, हेल्दी फूड खाइए, साइकिल चलाइए और घुटने बचाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैं ही यही मैसेज देता हूँ सबको कि आप देखना अपने बुजुर्ग जो साइकिल चलाते थे, दे आर मच मोर फिट देन। सास को भी सेम प्रॉब्लम है, नू को भी सेम प्रॉब्लम है। उसका रीजन यही है कि नू फास्ट फूड ज्यादा खाती है और सास ने अपना पुराना देसी घी खाया हुआ। सो दैट इज दी रीजन, दैट इज दी रीजन कि दोनों हमारे पास सेम ही दवाई लेने आ रही है कि मेरे गुड्डे का गैप घट हो गया जी, दोनों का घट गया जी। तो वो घट क्यों गया कि वो ਜਿਹੜੀ यंग मैरिड फीमेल है, नू ਦੀ प्रॉब्लम भी सेम इसे करके है कि वो दे आर मोर इनटू फास्ट फूड। ਜਿਹੜੀ ओल्ड एज फीमेल है वो भी दैट इज, उन्हें पुराना खाता तो शी इज डूइंग मच बेटर, वो ज्यादा बढ़िया कर रही है अपने मुंह। तो इस मेरा सलाह यही है कि अच्छा खाएं। पुराने जमाने में जो लोग कहते थे वो सही कहते थे, और यूएस ने भी ये प्रूव किया है कि हल्दी, घी, नट्स, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। सो माय मैसेज इज स्वस्थ खाएं, मस्त रहें, साइकिल चलाएं, घुटने बताएं, दैट्स इट। नाइस। सो डॉक्टर सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, योर वैल्यूएबल टाइम, योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, हर चीज एक एक पल यहाँ पे बहुत खास आपने बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द स्टफ दैट यू शेयर विद द ऑडियंस। मैं बिल्कुल दावे नाल कह सकती हूँ कि हूं देना नहीं, साइकिल भी चलाना शुरू कर देना है, अच्छा खाना भी शुरू कर देना है, फिर थोड़े को घट आया करना मैंने। श्योर मैम, थैंक यू सो मच, थैंक Thank you so much. Thank you for your time, doctor. यू।